गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन, और जिसमें इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज हमारा चैप्टर रहेगा दोस्तों जलवायु। हमने कल की क्लासेस में नदी, झील, जलप्रपात ये सभी चीजों को कवर कर लिया है, जिसमें नदी अपवाद तंत्र में हमने उत्तर भारत की नदियां देखी जो हिमालय से निकलती थी, वहीं दक्षिण भारत की नदियां जो वर्षा पर मुख्य रूप से निर्भर रहती थी, और साथ ही साथ झील, झरने और जलप्रपात देखे जो इंपॉर्टेंट थे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे जलवायु, और जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मानसून। ये मैक्सिमम बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर जलवायु या मानसून को थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता, टॉपिक समझ में नहीं आ पाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपको ये टॉपिक कहीं फंसेगा नहीं। जरूरत पड़ने पे हम इसको मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि भारत के नक्शे में कि कहां कहां पे मानसून की प्रवृत्तियां होती हैं और किस प्रकार की मानसून की स्थिति होती है। तो पूरा सब कुछ समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और वादा करता हूं कि आपको फिर यहां के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी मानसून समझने में। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्कशन ग्रुप में आप मुझसे पर्सनली वहां पर बात कर सकते हैं, जो है कि मैसेज करके जो भी क्वेरीज होंगी उस पर हम लोग बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जहां पे आपको 2023 की घटना चक्र लेटेस्ट एडिशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहां पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। कौन सी भाषा के? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है मौसम या ऋतु से है। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है। अब यहाँ पे समझना है कि मौसमी हवाएं क्या होती है, स्थायी पवन किसे कहते हैं हम लोग, और स्थानिक पवन किसे कहते हैं। तो स्थायी पवन तो दोस्तों वो होती है जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। अब वर्ष भर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? स्थायी पवन। अब यहां पर समझिएगा, जैसे यहां पर 0 डिग्री आपको दिख रही है, यहां 30 डिग्री आपको दिखता है, मतलब 23.5 डिग्री, और यहां भी आपको 23.5 डिग्री दिखता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पोल दिखता है 90 डिग्री, यहाँ पे आपको 60 डिग्री दिखेगा, यहाँ आपको 60 डिग्री दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पछुआ पवन चलती है, यहाँ पे एक व्यापारिक पवन चलती है इस तरीके से, जो 0 डिग्री पर आती है इस तरीके से, इनकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है। और सेम यहां से आपका 30 डिग्री से उठने वाली जो हवाएं होती है जो 60 डिग्री पर जाती हैं, उन्हें हम पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवन। तो ये जो हवाएं चलती हैं, पछुआ पवन चलती हैं, व्यापारिक पवन चलती हैं, ध्रुवों से चलने वाली हवाओं को हम ध्रुवीय पवन कह देते हैं। तो ये पवन होती है स्थायी पवन, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये वर्ष भर इसी तरीके से चलती हैं। और सेम उसी तरीके से जो मौसमी हवाएं चलती हैं वो यही होती हैं, इनके ही हिसाब से मौसम में परिवर्तन आता है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, तो जब वो सूर्य के सामने होती है या सूर्य के पीछे होती है, ये सभी चीजों के आधार पे मौसमी हवाओं में परिवर्तन होता है। तो यहां आप देखेंगे कि जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश 75% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होती है। अब यहां पर आप कहोगे सर समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो अभी आप थोड़ा सा बस इसको समझते हुए चलिएगा, फिर मैं मैप के माध्यम से और क्लियर करूंगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर आपके लिए साइड में एक नक्शा बनाता हूं। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भारत में कुल वर्षा प्राप्त होती है 75% से अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, अब ये दक्षिण पश्चिम का मानसून क्या होता है दोस्तों? जब 0 डिग्री के पास, ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो जब 0 डिग्री के पास दक्षिणी गोलार्ध से जो ये व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो ये 0 डिग्री को पार करने के बाद कोरियलिस बल की वजह से, लो प्रेशर बनने की वजह से, ये हवाएं जैसे ही 0 डिग्री को पार करती हैं तो ये भारत की तरफ रुख कर देती हैं। भारत की तरफ क्या करती हैं? रुख करती हैं। यानी यहां पर जो भी देश रहते होंगे इस तरीके की रेखा पर, तो वो हवाएं उसी तरफ प्रवेश करती हैं। तो भारत में लो प्रेशर बनता है और यहां से ये हवाएं क्या होती हैं? धीरे धीरे भारत में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं, और इसी को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कह देते हैं। अगर आप एक डायरेक्शन बनाएं इस तरीके से, तो ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, और कुछ इस तरीके से, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? भारत में जो एंट्री कर रही है, इसी को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि इधर तो हो जाएगी बंगाल की खाड़ी और इधर हो जाएगा अरब सागर। तो अरब सागर से मानसून का प्रवेश होता है सामान्यतः यहाँ पे केरल के तट पर
यहाँ कर्नाटक के तट पर, यहाँ गोवा के तट पर, यहाँ महाराष्ट्र के तट पर। सबसे पहले पश्चिमी घाट के इन्हीं राज्यों में मानसून की प्राप्ति होती है और उसमें भी सबसे पहले आपके केरल में 1 जून के पास मानसून की प्राप्ति हो जाती है और केरल में वर्षा होना शुरू हो जाता है। तो यहां तक आप चीजों को समझते हुए चलिएगा। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है, यानी 1 जून से यह प्राप्त होता है। यहां लिखा भी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। तो मैंने यहां पे क्या बताया आपको, केरल राज्य यही तो बताया, तो केरल राज्य से शुरू हो जाता है। ये रहा आपका केरल, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है जो डार्क मैं कर रहा हूं या कलर चेंज कर लेता हूं ग्रीन वाला, तो ये आपका केरल वाला हिस्सा हो गया और यहीं से आपको मानसून की प्राप्ति देखने को मिलती है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर रहता है, अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। अब जैसे पता चले कि मानसून 1 जून की अपेक्षा 10 जून, 20 जून, 25 जून को आ रहा है, तो उस हिसाब से यूपी में भी तो आपका मानसून लेट हो जाएगा। यूपी में कब आता है, 15 जून को आता है, क्योंकि 1 जून तक केरल के तट पे टकरा जाता है, धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर ये प्रवेश करने लगता है और 1 जून के पास यही मानसून यहां आके कुछ इस तरीके से प्रवेश करता है जहां आपका उत्तर प्रदेश है। ये वाला एरिया उत्तर प्रदेश है, यहां थोड़ा सा ललितपुर लटका देते हैं और यहां सोनभद्र लटका देते हैं। तो इस क्षेत्र में प्रवेश करता है 15 जून को। लेकिन अगर मान लीजिए मानसून केरल के तट पे ही टकराएगा 15 जून को, तो यूपी में आते आते उसे हो सकता है 20 जून, 25 जून, 1 जुलाई भी लग सकता है। तो मानसून का लेट होना दिक्कत है, इसीलिए मानसून का समय पर आ जाना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में रहता है। उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी होगी कि 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये कहलाता है आपका उष्ण कटिबंधीय जोन। तो भाई 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बीच में हमारा आधा भारत आता है। लेकिन 23.5 डिग्री से ऊपर जाते हो तो आपको पंजाब देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, सिक्किम देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं और ये उपोष्ण हो जाते हैं, यानी थोड़े से ठंडे क्षेत्र होते हैं। इसीलिए उप प्लस उष्ण अर्थात कि हल्की गर्मी और हल्की सर्दी वाला हमारा भारत होता है। तो भारत की जो स्थिति है वो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों का ही मिश्रण हमारे भारत में देखने को मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आगे देख लेते हैं। इसके बाद यहां पे लिखा है कि भारत एक, अच्छा ये तो हमने पढ़ ही लिया पूरी चीज को। अब आगे देख लेते हैं क्या लिखता है ये। अब यहां पे देखिए मानसून की कैसे प्राप्ति करा रहा है ये, ठीक है। ये मानसून की प्राप्ति हो रही है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर देखेंगे, कलर चेंज कर लूं, ये आपका एरिया होता है 1 जून। थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं। यहां पर 1 जून तिरुवनंतपुरम लिखा हुआ है और ये जो जोन होता है वो क्या होता है, केरल का जोन होता है। इसे मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ केरल। और यहाँ पे आप मान के चलिए ये एक रेखा होगी जो 0 डिग्री की होगी, जहां से वायु जो है कि आने के बाद क्या करती है, वायु इधर मुड़ जाती है। वायु हल्की होके अरब सागर के ऊपर से उठते हुए अंदर की ओर मुड़ती है, अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो एक शाखा ये जाती है 1 जून से, ठीक है। 1 जून से देखिए यहां तक पूरी टकराती है। फिर उसके बाद 5 जून के आसपास एक और शाखा प्रवेश करती है कर्नाटक से, यहां तक आती है। फिर एक और शाखा प्रवेश करती है महाराष्ट्र से 10 जून तक, और यही वाली रेखा आपकी जाती है 15 जून के आसपास तक। ये वाले रेंज में लखनऊ के एरिया में वर्षा कराती है। और ये जो 15 जून की गुजरात से प्रवेश करती है, तो ये भी हमारे यहाँ लखनऊ में बारिश कराती है। तो इस आधार पे आप देख पा रहे हो कि कैसे मानसून का प्रवेश हमारे भारत में करता है। वहीं 1 जुलाई के आसपास एक अरावली रेखा के निकट से होकर जाती है पंजाब तक, और 15 जुलाई के आसपास राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। तो ये मानसून की उपस्थिति का ये संकेत है और आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये मानसून प्रवेश कर रहा है। अब आपके दिमाग में सर एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर 1 जून का मानसून यहां कैसे आ गया। तो मेरे दोस्तों, जब ये भारत में प्रवेश करता है तो केवल एक शाखा इसकी नहीं आती है, एक शाखा और होती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून की, जो भारत के नीचे से निकल जाती है, भारत के नीचे से निकल जाती है और बंगाल की खाड़ी से होते हुए सीधे जाके मौसिन राम चेरापूंजी के पास टकराती है और वहां 1 जून को वर्षा करती है। इसकी एक और शाखा नीचे से निकल जाती है जो 5 जून तक जो है कि बांग्लादेश के क्षेत्र में पूरी की पूरी वर्षा करती है और आगे जाके सिक्किम, भूटान, नेपाल में भी वर्षा करती है। तो इस आधार पे आपने देखा
कि मानसून का प्रवेश 1 जून को हुआ केरल से, और जो यहां से खसकते हुए ऐसे करके आप इधर से ले जा सकते हो या फिर आप यहां से भी बता सकते हो। वहीं दूसरी 5 जून से प्रवेश करते हुए फिर ऐसे करके बाहर निकलती है। तो यही है मानसून का प्रवेश हमारे भारत में। अगर मानसून लेट हो जाए तो फसलों को काफी नुकसान हो जाता है। तो अब हम देखते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि मानसून की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, मानसून कब शुरू होता है। तो मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में गर्म होना होता है। अब जैसे अगर आप जल की बात करेंगे तो जल का तापमान जो होता है वो अलग होता है, स्थल के तापमान की बात करें तो वो अलग होता है। कैसे अलग होता है? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी पर स्थल खंड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि पानी हमारा 5 गुना धीरे धीरे गर्म होता है। जो महासागर वगैरह होते हैं वो बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो इनके दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसकी वजह से मानसून की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग का मतलब क्या होगा? इमेजिनेशन करिए कि आप गुजरात के ऊपर राजस्थान, पंजाब ये वाले क्षेत्र को देखेंगे तो यहां पर तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि गर्मी में इस एरिया में मरुस्थल होता है, रेगिस्तान होता है, जिसकी वजह से दिन में तापमान बहुत तेजी से हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? लो प्रेशर। तो मैं आपको साथ में मैप को लेकर चलता हूं। अब यहां पर उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा सारी चीजें। तो समझिएगा क्या कहा मैंने कि उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये वाला एरिया नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, तो उत्तर पश्चिम वाला भाग कौन सा होगा? लगभग यही वाला तो डायरेक्शन होगा दोस्तों। तो ये वाला जो जोन होता है, ये वाला एरिया, ये जो होता है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, ये सब, यहां पर क्या होता है? तापमान अधिक होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी निम्न वायुदाब क्रिएट हो जाता है। और इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, क्योंकि दिन में तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि स्थल खंड पे तो गर्मी पैदा कर देता है, लेकिन ये जो महासागर होते हैं, ये अरब सागर आप देखोगे, या यूं कहूं कि बंगाल की खाड़ी वाला रीजन आप अगर देख पा रहे होंगे, जहां मैं रेडिश कलर चला रहा हूं, तो इनका तापमान क्या होता है? लो रह जाता है। और लो रह जाने की वजह से यहां पे क्या बन जाता है दोस्तों? हाई प्रेशर। क्या बनता है? हाई प्रेशर बन जाता है। अब समझिएगा, हाई प्रेशर एक तरफ है और एक तरफ लो प्रेशर, लेकिन अंतर क्या है? हाई प्रेशर बना है जल राशि पर, यानी महासागर पर, और स्थल पे क्या बन रहा है? लो प्रेशर बन रहा है। और इससे ITCZ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अब इसको समझिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री होती है, ठीक है, यहां पर ये ITCZ रहता है, लेकिन जहां पर लो प्रेशर बनता है उसकी ओर ये बढ़ने लगता है। तो हमारा लो प्रेशर कहां पड़ा है दोस्तों? अगर आप गौर करेंगे तो ये आपका 23.5 डिग्री का एरिया होगा, जो काटता है आपको कर्क रेखा के आसपास, ऊपर 30 डिग्री। तो ये धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तो जो ITCZ यहां पर है वो ITCZ यहां आ जाता है, ठीक है, वो ITCZ यहां आने लगता है ऊपर की ओर, यानी उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। और ITCZ विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। मैंने यही तो बताया कि जो 0 डिग्री पर लो प्रेशर हमेशा बना रहता है, निम्न वायुदाब, यहीं पर ITCZ देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर भारत की ओर ITCZ बढ़ने लगता है, यानी लो प्रेशर होता है, तो ITCZ उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। जहां पर आप देखेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। तो 0 डिग्री पर क्या होता है? 0 डिग्री पर ही तो उत्तरी गोलार्ध से जो हवाएं आती हैं इस तरीके से, और दक्षिणी गोलार्धों से जो हवाएं इस तरीके से चलती हैं, तो ये आपस में आके मिल जाती हैं यहाँ पे। इन्हीं को हम कह देते हैं क्या? ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें कह देते हैं। और इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठने लगती है, क्योंकि जब ये दोनों टकराती हैं तो दोनों टकराकर क्या होती है? वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊपर मतलब स्पेस में जाने लगती है, बादलों की ओर जाने लगती है। और इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा को पार कर लेती हैं। और इस दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। अर्थात कि ये क्या करती हैं? जब यहाँ पे रहती हैं 0 डिग्री पे, और जब ये दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध में टकराती हैं, तो फिर ये क्या करती हैं? अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं। और अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए 2 रीजन यहाँ पर काम करते हैं। एक तो लो प्रेशर होता है, क्योंकि जितनी भी हाई प्रेशर की हवाएं होती है वो लो प्रेशर की ओर जाती है। दूसरा यहाँ पे कोरियलिस फोर्स होता है। कोरियलिस
बल होता है जो इन्हें अपनी ओर खींचता है, और इस वजह से ये धीरे धीरे क्या होता है, भारत में प्रवेश करने लगती हैं। क्या करने लगती है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में ये प्रवेश करती हैं। तो इसी को हम कहते हैं आईटीसी जेट की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिणी भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा भी अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है कि एक जेट स्ट्रीम भी यहाँ पे प्रवाहित हो रही होती है जो यहाँ पे हाई प्रेशर बनाती है, लेकिन इस रीजन में लो प्रेशर बना रहता है, इस रीजन में हाई प्रेशर बना रहता है, इसलिए 0 डिग्री से चलने वाली हवाएं लो प्रेशर की ओर भागने लगती हैं और भारत में प्रवेश करने लगती हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और वहीं पर आप अगर देखेंगे कि एक पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय और तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, एक होती है, ये तो थी पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से चल रही थी इस तरफ से, ठीक है, जो भूमध्य सागर से उठ के आ रही थी, यूरोपीय देशों से उठकर आ रही थी। लेकिन एक पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है जो इस वाले क्षेत्र में तापमान अधिक होने से यहां से उठ रही होती है और यहां पे आ रही होती, पूरे भारत के ऊपर से होके दक्षिणी हिंद महासागर में, अर्थात हिंद महासागर में ये जो है कि जेट स्ट्रीम प्रवेश कर रही होती है इस तरीके से। और इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण यानी कि दक्षिण की ओर आने पर वायु राशि 2 दिशाओं में चलने लगती हैं। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है, यानी भारत में नहीं प्रवेश करती है, बल्कि वो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना, इन क्षेत्रों में ऊपर से बहते हुए निकल जाती है। भारत में वो प्रवेश नहीं कर पाती है, इसीलिए भारत में पूर्वी जेट स्ट्रीम का पूरा प्रवाह रहता है। तो भारतीय जलवायु पर हिमालय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ये वाला एरिया तिब्बत हो गया और ये वाला रीजन आपका हिमालय का हो गया। क्लियर है इतनी बात? भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन और भूमध्य रेखी द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। इट मीन्स कि हिमालय का भी इंपैक्ट पड़ता है, मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन का भी, भूमध्य रेखा की द्रोणी अर्थात आईटीसी जेड और साथ ही साथ पूर्वी जेट स्ट्रीम का भी प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा आता है इसमें मानसूनी वर्षा। तो मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है, इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। आपने कभी देखा है कि बारिश के मौसम में लगातार बारिश हो रही हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? ऐसा नहीं होता है। बारिश 2-3 दिन लगातार होगी, फिर 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए मौसम खुल जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर 2-3 दिन लगातार बारिश होगी, फिर हो सकता है शाम तक मौसम खुल जाए, रात तक, फिर अगली सुबह बारिश होने लगे। तो बारिश कभी भी लगातार नहीं होती है। और भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं। ध्यान देना इस बात को कि भारत के उत्तरी मैदान में जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो वर्षा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चक्रवात हो रहा है जब ये तट की ओर बढ़ता है दोस्तों, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह होता है और यहाँ पर यह वर्षा करता है। जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जबकि पश्चिमी तटीय जो वर्षा है, ये वाले जो पश्चिमी घाट का जो रीजन है, इस वाले रीजन में यहां पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा की जाती है। और उत्तरी मैदानों में कहां से वर्षा होती है? तो ये चक्रवात से वर्षा होती है दोस्तों। जो चक्रवात समुद्र से होकर स्थल खंड की ओर बढ़ता है तो यहां पर यह वर्षा कराता है। तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, इन सभी में वर्षा देखने को हमें मिल जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूरी, घटने वाली मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हमारी व्यापारिक पवनें यानी दक्षिण पश्चिम की पवनें तट के समीप आती हैं, वैसे वैसे उनकी वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग आईटीसी जेड की स्थिति पर भी निर्भर करता है, और इसे ही मानसून की द्रोणी भी कहते हैं। मानसून में विच्छेद कब होता है, ब्रेक कब हो जाता है? जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है।
कभी कभी ऐसा लगता है दोस्तों कि 2 हफ्ते से लगातार जो है कि वर्षा नहीं हो पा रही है। मौसम आ चुका है, जून जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन इस समय भी सावन के महीने में बारिश नहीं हो पा रही है 2 हफ्ते से, 15-20 दिन से। तो हम ये कहते हैं कि वर्षा का काल शुष्क हो गया, यानी कि वर्षा टूट गई है। अब इसका रिदम टूट गया और इसे ही हम लोग कह देते हैं मानसून का विच्छेद। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मानसून का विच्छेद किसे कहते हैं। मानसून विच्छेद का एक प्रमुख कारण होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना। जब ये चक्रवात कम होने लगते हैं या भारत में ITC-Z की स्थिति में परिवर्तन होना, तब जो है कि हम देखते हैं कि मानसून विच्छेदित हो जाता है। अब यहां पर एक प्रश्न आपने सुना होगा, रिट्रीट ऑफ द मानसून, यानी कि मानसून का वापस लौटना। तो दोस्तों ये जो मानसून था, ये धीरे धीरे मानसून जा चुका था, पूरे भारत के अंदर प्रवेश कर चुका था। आप देखेंगे इसकी दिशा किस तरफ है, दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ है। किधर है मेरे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून से ऊपर की ओर जा रहा है और पूरे भारत में ये वर्षा कराते हुए निकल रहा है। ठीक है, पूरे भारत में क्या कर रहा है, ये पूरे भारत में वर्षा करा रहा है। तो ये सारी चीज तो समझ में आ गई, लेकिन अब जस्ट इसका अपोजिट होगा। मानसून वापस जाएगा अपने घर, जैसे अतिथि आते हैं और अतिथि घर जाते हैं अपने वापस। तो ठीक उसी तरीके से मानसून भी घर वापस जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर पश्चिमी भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रवेश कब किया हमारे घर में इन्होंने, 1 जून में किया। अब वापसी कब करेंगे, 1 सितंबर से ये वापसी करना शुरू करते हैं और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इट मीन्स की इस वाले रीजन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब यानी यहां से, हरियाणा यहां से और राजस्थान यहां से तथा गुजरात यहां के अधिकांश भागों से चला जाता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीप तक लौट जाता है और लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में पहुंचकर वर्षा करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे तमिलनाडु में वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। तो इसको समझिएगा, जब मानसून भारत में प्रवेश करता है तो केरल से होकर ये ऊपर की ओर निकल जाता है आंध्र प्रदेश की तरफ, और यहां पर तमिलनाडु पूरा का पूरा छूट जाता है, ग्रीन वाला एरिया। कुछ शाखाएं आपके नीचे से निकल जाती है तमिलनाडु के और यहां जाके टकरा जाती हैं श्रीलंका से होते हुए यहां पर। तो आप देखेंगे कि जो मैं ब्लू कलर से चला रहा हूं, ये तमिलनाडु का ग्रीन वाला एरिया ये छूट गया। अब यहां तो बारिश हुई नहीं, तो यहां बारिश होती है दोस्तों लौटते हुए मानसून से, जब यहां से हवाएं वापस चलती हैं इन क्षेत्रों से, और ये हवाएं जब इस तरीके से वापस आती हैं, इस तरीके से वापस होती हैं, तो यहां बंगाल की खाड़ी से ये जल ग्रहण कलेक्ट करती हैं और जल को ग्रहण करने के बाद यहां पे क्या है, लो प्रेशर तो बना हुआ है क्योंकि यहां तो हाई प्रेशर है। तो यहां से ये हवाएं टकराते हुए प्रवेश करती हैं तमिलनाडु के तट पे, और इसीलिए कहा जाता है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है, शीत ऋतु में यानी अक्टूबर नवंबर में, और इसी समय यहां पे धान की खेती की जाती है। जनरली आपने देखा होगा कि यूपी में या बिहार में, MP में या पूरे उत्तर भारत में आपको जून या जुलाई, जिसे हम लोग कहते हैं खरीफ की फसल होना, इस समय धान की खेती होती है। लेकिन दोस्तों अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में खेती होती है धान की, इसीलिए तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में धान रबी की फसल हो जाती है। तो ये जो बेसिक अंतर है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, तो आई थिंक यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको मानसून काफी हद तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए MCQs कर लेते हैं इसका। अब यहां देखते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, जो कि मौसम कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अगला देखते हैं, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। आप कह सकते हो क्योंकि मानसूनी जलवायु में प्रवेश करता है, मानसूनी जलवायु में रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं उष्ण जलवायु। बिल्कुल सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करते हैं। यह बात भी सही है, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होते तो शायद उसकी जलवायु की विशेषता कुछ और होती। साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश करती और उत्तरी भारत में लगातार बर्फ के गोले गिर रहे होते, लेकिन हमारा हिमालय जो हमारे लिए रक्षा कर रहा होता है, तो मानसून की जलवायु बदल जाती है। तो दोनों ही बातें यहां पर सही हैं दोस्तों। ठीक है, यहां दोनों ही बातें सही है। अब यहां देखते हैं अगले पॉइंट पे, और यहां पर तो कुछ अलग ही लेवल का है प्रश्न, इसको समझने में दिक्कत होगी, तो चलिए हम आगे चलते हैं।
अब यहां पर हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून की तरह है। बिल्कुल सही बात है। हमने कहा कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु कैसे है, क्योंकि 0 डिग्री से लेके आपके 30 डिग्री तक के बीच की जो मानसूनी जलवायु है ये इसी तरीके की तो है, उष्ण कटिबंधीय। वहीं भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। आप ध्यान देना, अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है क्या? उष्ण कटिबंधीय रेखा होती है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। तो क्या पूरा का पूरा भारत इसी के बीच में है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि भारत तो हमारा दोस्तों ऊपर भी है, क्योंकि हमारा विस्तार ही दोस्तों 37 डिग्री तक है। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो हम मानेंगे बी वाला ऑप्शन कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। आप यहां पे देख सकते हो बी आंसर भी है इसका। बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना है मेरे दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, इट मीन्स की 23.5 डिग्री से भी ऊपर क्रॉस करता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। और वो कब होता है? 1 जून में होता है, 1 जून को होता है। भारत में कृषि मतलब ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य स्थिति क्या होती है? भाई सामान्य स्थिति तो यही होती है, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है और उत्तर पूरब की ओर जाता है, उत्तर पूरब की ओर जाता है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती है। किधर चलती है? उत्तर पूरब की ओर। और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, कैसे रिटर्न जब होगी ये हवाएं तो इस तरीके से होंगी ना, रिटर्न इस तरीके से, तभी तो तमिलनाडु में आती हैं। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इनकी दिशाएं हो जाती हैं। और भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है, लगभग 75% प्लस। ठीक है, इससे अधिक वर्षा हमें प्राप्त होती है। अब यहां पर आप देखोगे आरओ के एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। और अब मैं वादा कर रहा हूं कि अब आपका कोई भी प्रश्न इस तरीके से मानसूनी हवाओं और वर्षा के आधार पर गलत नहीं होगा। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, जिस पैटर्न पे मैंने आपको समझाया है। अगर आप रिवीजन कर लेंगे एक बार खुद से क्लास को दोबारा, तो आपका ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु के कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है क्या? दक्षिण पश्चिमी मानसून फिर इसकी वजह से प्रवाहित होने लगती हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह हो जाएगा सबसे सूखा स्थान, क्योंकि लद्दाख के यहां पर देखने को मिलता है और यहां तक कोई भी मानसून की वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए ये सबसे सूखा हुआ स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? तो 18 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार रिपीट हो सकता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि दिन में आपका तापमान मान के चलिए 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और नाइट में आपका टेम्परेचर कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस। अंतर कितना आ गया दोस्तों? 32 डिग्री। और आप देखेंगे कि राजस्थान में जो रेगिस्तान वाला एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र, यहां पे दिन में तो बहुत तेजी से बालू गर्म हो जाती है, रेत, और लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। लेकिन रात में उतनी ही तेजी से रेत हमारी ठंडी हो जाती है और यहां लगभग 15 डिग्री का तापमान पहुंच जाता है, जो कि डिफरेंस हो जाता है 30 डिग्री। बाकी क्षेत्रों में आप देखोगे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, मतलब गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, यहां पर आपको तापमान जितना दिन में देखने को मिल रहा है उतना ही लगभग रात में है, बस 2 से 3 डिग्री का अंतर आता है। लेकिन यहां पे ज्यादा अंतर आता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि दैनिक तापांतर जो होता है सर्वाधिक, वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में मानसून सामान्यतः किस महीने में आता है? अब आप कहोगे सर पूरे भारत में तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ रहा है, लेकिन यहां पर आप देखोगे नवंबर, दिसंबर में प्रवेश करेगा, क्योंकि सितंबर से वापसी करना शुरू करता है और सितंबर से वापसी करते करते इसको अक्टूबर क्रॉस होने लगती है और अक्टूबर नवंबर में जाके इट मींस की
तमिलनाडु में वर्षा कराती है। तो यहाँ अक्टूबर यहाँ है, नवंबर यहाँ है, तो सितंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो नवंबर दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है, और यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। और इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी भी आ गई थी। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल और समुद्र का विभेदित तापमान, क्योंकि इन दोनों के तापमान में अंतर होता है, इसलिए ये जो है कि एक से दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है? बिल्कुल घटती है, क्योंकि जितनी वर्षा ये दक्षिणी घाट के आसपास कर सकते हैं, उतना बारिश जो है कि उत्तर भारत की ओर नहीं होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि यूपी और बिहार में वर्षा की मात्रा घटती जाती है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तट पे हमेशा वर्षा होती रहती है। उत्तरी भारत में मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो वर्षा है वो पूरब से पश्चिम की ओर घटती है, तो बिल्कुल, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो टकराती है हिमालय से, तो टकराने के बाद ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और यहाँ लगातार वर्षा कम होती जाती है। इसीलिए जितनी वर्षा आपको पूर्वी यूपी में प्राप्त होती है, और सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है पूर्वी यूपी में? गोरखपुर में। उसकी अपेक्षा सबसे कम जो वर्षा प्राप्त होती है वो पश्चिमी यूपी में यानी मथुरा में प्राप्त होती है। तो इट मीन्स पूरब से पश्चिम की ओर क्या होती है? वर्षा घटती जाती है। तो आप देखो कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे अब हम चलते हैं। अब यहां पर हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर यूपीएससी का कि इंडियन ओशन डाइपोल, हालांकि मैंने अभी आज की क्लास में नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझाने का प्रयत्न करूंगा कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी आईओडी की चर्चा होती रहती है। तो ये क्या होता है? आईओडी परिघटना उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित है। इट मीन्स कि क्या हो गया, जो पश्चिमी हिंद महासागर है मतलब कि अरब सागर वाला, और जो पूर्वी प्रशांत सागर है उसके बीच में जो सागर पृष्ठ के तापमान में अंतर होते हैं, इस वजह से। और आईओडी परिघटना मानसून पर एल-नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। अगर एल-नीनो का प्रभाव बढ़ता गया तो हमारे भारतीय मानसून में क्या होगा? सूखा देखने की स्थिति मिलेगी। तो यहां पर दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत था। समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। देखिए, इंडियन ओशन डाइपोल को हम भारतीय नीनो भी कह देते हैं, और यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकार अंतरण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म या ठंडा होता है। यानी यहाँ पर जो इंडियन डाइपोल है, इसमें केवल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ही बीच में डिफरेंस देखा जाता है, इसमें प्रशांत महासागर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि आगरा तो आपके हिमालय क्षेत्र में है नहीं, मरुस्थल से नजदीक है, वो राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है, जबकि जनवरी के महीने में दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाओगे, आपके बॉडी का तापमान भी घटता जाएगा और वायु सघन की जगह विरल होगी यानी पतली होती जाएगी, और इस वजह से वहां पे अधिक ठंडा क्षेत्र रहेगा। तो दोनों ही बातें सही है यहाँ पर, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हो लेटेस्ट प्रश्न है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का। अब यहां पर अगला प्रश्न देखेंगे आप कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है कि उनकी ऊंचाई में समुद्र तल से अलग अलग जो है कि भिन्नता होने की वजह से यहां पर अंतर देखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौम में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से क्या होता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व देखा जाता है। जैसे भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत आपका पश्चिम बंगाल आएगा, छोटा नागपुर आएगा, ओडिशा का पठार आएगा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ आएगा, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश आएगा, ये सभी के सभी आते हैं।
और उपाद्र संक्रमणी के अंतर्गत क्या आएगा, तो मध्य गंगा का मैदान जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग आता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता है। तो अरब सागर से दोस्तों छत्तीसगढ़ का बेसिन नहीं होता, जबकि दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट और मध्य प्रदेश ये तीनों ही अरब सागर से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं प्रभावित होता है। अब यहां पर हम पढ़ लेते हैं कि क्यों नहीं प्रभावित होता है। तो इसके पीछे समझते हैं कि छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभक्त होता है। पहली शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चली जाती है और दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करता है, पूरे छत्तीसगढ़ बेसिन में नहीं। अतः छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर के मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। आर्द्र मतलब हल्की चिपचिपी या गीली। तो आप देखोगे कोच्चि और तेजपुर दोनों ही तटीय क्षेत्र हैं, जबकि अहमदाबाद और लुधियाना तटीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर्द्र जलवायु नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से या स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पर सही है, क्योंकि मानसून की वापसी साफ आकाश से यानी कि लो प्रेशर बनने लगता है, मतलब हाई प्रेशर बनता है वहां पे, तभी तो मानसून भारत से बाहर निकलता है, और बंगाल की खाड़ी में दाब की परिस्थिति बनने लगती है और स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो इसीलिए ये परिवर्तन होने लगता है। अब यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवन वेस्टर्लीज कहलाती हैं। यही गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच बात कर रहा है, लेकिन ये नॉर्थ से साउथ की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जो पछुआ पवनें होती है दोस्तों, वो यहां से बहती हैं, मतलब 30 डिग्री ये रहा और 60 डिग्री ये रहा, या तो नॉर्थ की नॉर्थ में बहेगी इस तरीके से, या फिर साउथ की साउथ में बहेगी। अब ऐसा थोड़े है कि यहां से बहते हुए जो है कि वो यहां चली आएगी, क्योंकि ये साउथ का पॉइंट है, ये नॉर्थ का पॉइंट है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संगति, जिसको मॉइस्ट एयर मॉइसेस पछुआ पवनों के भाग होते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल पछुआ पवन के भाग होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे केवल सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब यहां आप देख सकते हो कि सामान्यतः 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते हैं एवं वर्षा करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है किसकी, भूमध्य रेखा पर। मैंने आपको बताया भी था कि 0 डिग्री के आसपास ही ITCZ होता है, लेकिन जब उत्तर में भारत में लो प्रेशर बनता है तो ये खसक के कहां पे आ जाता है, ITCZ ऊपर की ओर खसक जाता है। अब यहां पे देखते हैं राजस्थान में मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए क्या उत्तरदायी होता है। तो कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, तो आप देखोगे कि केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, बाकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है। अगला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाती। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो हवाएं हैं, मान लीजिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो इसी के समानांतर वो निकल जाती हैं। अगर वो इससे टकरा जाती तो जाके वो वहां पे वर्षा करती, इसलिए राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, टकराती नहीं है वो कहीं पर। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के क्रम अनुसार लिखिए, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। और ये प्रश्न आपका ROARO में आया हुआ है,
तो सबसे पहले हमारा होगा वसंत ऋतु होगा। वसंत ऋतु जो फरवरी मार्च के समय में जो आप देखोगे पतझड़ का मौसम आ जाता है। उसके बाद आप देखोगे मार्च अप्रैल के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, और उस गर्मी के बाद फिर आप देखोगे वर्षा का मौसम शुरू हो जाता है। फिर वर्षा के बाद आपका शरद ऋतु यानी कि ठंडी का ऋतु शुरू हो जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये RO 2021 में प्रश्न आया था, क्योंकि मैंने दिया था तो मुझे याद आ गया ये प्रश्न। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका मिलान अगर आपको करना है तो कुछ इस तरीके से होता है कि बसंत ऋतु आपके चैत से बैसाख हो गई, ग्रीष्म ऋतु जेठ से आषाढ़ हो गई, वर्षा ऋतु सावन से भादो हो गई, शरद ऋतु आश्विन से कार्तिक हो गई, और हेमंत ऋतु मार्गशीर से पौष हो गई, और शिशिर ऋतु माघ से फागुन हो गई। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे कि कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु निम्नलिखित में से कौन से शब्दों में व्यक्त की है। ये विशाल मैदान का मतलब हो गया उत्तर का भारत, यानी उत्तर भारत, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा का मैदान। तो CWG क्या कहा जाता है इसको? CWG इसका तात्पर्य है शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। फिर यहां देखते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन करता है। तो शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु का रीजन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि बिहार की जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा वर्गीकरण किया। तो CWG, क्योंकि CWG के अंतर्गत ही जो उत्तर प्रदेश, बिहार, MP या उत्तरी का मैदान है, जो गंगा का विशाल मैदान, वो सभी के सभी इसमें आ जाते हैं। तो ये तो था मानसून दोस्तों, जो कि आज हम बस इतना ही रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा अगर आपको डिस्कस किया जाएगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगली क्लास हमारी शुरू होगी वर्षा पे, लेकिन उससे पहले आपको मानसून को अच्छी तरीके से 2 बार रिवीजन करना होगा, जिसके बाद आपको जब हम वर्षा की क्लास डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी मानसून से वर्षा कितनी अधिक हो रही है, कितनी कम हो रही है, ये सभी चीज़ें क्लियर हो सकेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।